प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर ए के इकोनॉमिक्स के छात्र छात्राओं को उनकी पहली पुस्तक जो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, उसके संबंध में चैप्टर 2 जो कि आंकड़ों का संग्रह या संकलन है, उसके बारे में समझाएंगे। इससे पहले आपको वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से हमने अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं और अर्थशास्त्र के क्षेत्र, अर्थशास्त्र की प्रकृति, सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी की विशेषताएं, सांख्यिकी का क्षेत्र आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की और पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप और यूट्यूब पर हमने इस सामग्री को भेजा। आज आपको द्वितीय चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है आंकड़ों का संग्रह या आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन डाटा या डाटा और कलेक्शन। सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि सांख्यिकी में डाटा कलेक्शन की आवश्यकता क्यों हुई। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़े या परिमाणात्मक सूचकांक जिनसे कुछ अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आंकड़ों के संकलन का उद्देश्य एक आर्थिक सामाजिक समस्या को समझना, विश्लेषण करना और समझना है। आंकड़ों का संकलन सांख्यिकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण आरंभिक कदम है। आंकड़ों का संकलन सांख्यिकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा हम किसी भी समस्या को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इस संबंध में आगे आपको आंकड़े कैसे कलेक्ट किए जाते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आंकड़ों के दो स्रोत होते हैं, एक आंतरिक स्रोत और दूसरे बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत को ही हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं और बाह्य स्रोत को हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। इसी संबंध में आंकड़ों के स्रोत, जब कोई शोधकर्ता या संस्था संगठन अपने शोध के आधार पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसका संबंध उसे अपने लिए प्रयोग करने से है, तो यह उस संगठन संस्था के लिए आंतरिक स्रोत कहलाते हैं। इन्हें प्राथमिक स्रोत भी कहते हैं। जैसे किसी बैंक द्वारा वर्ष भर में अपने द्वारा किए गए व्यवहारों को प्रकाशित करना। दूसरा बाह्य स्रोत, यदि कोई अन्य शोधकर्ता व्यक्ति इन रिपोर्टों का प्रयोग करता है तो उसके लिए यह बाह्य स्रोत हो गए, इसे द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं। ये दूसरे स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। अब है आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों के दो प्रकार होते हैं। आंकड़ों के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक आंकड़े, नंबर 2 द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। सबसे पहले प्राइमरी डेटा, ये क्या होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा आपको। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार प्रारंभ से लेकर अंत तक एकत्रित करता है। बेसल के अनुसार अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं या एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक समंक कहा जाता है। द्वितीय समंक वे आंकड़े होते हैं जो पहले से ही अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उनका उपयोग करता है। बेसल के अनुसार डाटा कलेक्टेड बाय अनदर पर्सन, इंस्टीट्यूशन एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। अब आप लोग समझेंगे कि प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा। तो सबसे पहले प्राथमिक आंकड़े जो आपको किसके द्वारा
कलेक्ट किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रकाशित करता है, उसको हम प्रारंभिक आंकड़े कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत करने का संगठन है उसको हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन विभिन्न विभागों से और विभिन्न संस्थाओं से आंकड़े अपने पास एकत्र करता है और उन आंकड़ों को फिर अपने द्वारा प्रकाशित करता है। इसी को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े जो आपने देखा होगा, आप सभी लोग छात्र छात्राएं न्यूज़पेपर या नोटबुक या आप जो भी स्रोत है उनका अध्ययन करते हैं, तो आपने देखा है उसमें रोजाना एक पेज आता है अखबार में आर्थिक जगत, तो उसमें आपने देखा होगा कि आंकड़े प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार जो आंकड़े विभिन्न अखबारों में मैगजीन में प्रकाशित होते हैं उसी को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े जिला स्तर पर विभिन्न जो हमारा जिला स्तर पर जिला सांख्यिकी अधिकारी होता है और ब्लॉक स्तर पर एक सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी होता है, उसके द्वारा जो आंकड़े जिले के तहसील के ब्लॉक के दिए जाते हैं उन्हीं को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। इसी संबंध में नेक्स्ट आपको प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर इसको समझाया जाएगा। तो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में मुख्य रूप से अंतर निम्न प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले समंक की प्रकृति। प्राथमिक समंक ये समंक मौलिक होते हैं और अनुसंधान करता है, इन्हें स्वयं एकत्रित करता है। द्वितीयक समंक ये समंक किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा पूर्व काल में संकलित किए जा चुके होते हैं, इसलिए इनको द्वितीयक समंक कहा जाता है। दूसरा है व्यय और बचत। इनके संकलन में धन, समय व श्रम व बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि द्वितीयक समंकों में केवल उद्गृत किया जाता है। विभिन्न कार्यालयों से इन समंकों को कलेक्ट किया जा सकता है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य रिसर्च या अनुसंधान के अनुकूल होता है। ये किसी अन्य उद्देश्य को लेकर एकत्रित किए जाते हैं। स्रोत, इन्हें अनुसंधानकर्ता समष्टि से उपलब्ध सांख्यिकी इकाइयों से प्राप्त करता है। ये समंक अन्य व्यक्तियों अथवा संस्था द्वारा पूर्व संकलित होते हैं। सावधानी, इनका प्रयोग करने से अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती। द्वितीयक समंकों को प्रयोग करने से इनकी जांच पड़ताल की जाती है तथा इनके स्रोत, उद्देश्य एवं अनुसंधानकर्ता का पता लगाया जाता है। प्राथमिक समंकों की संकलन की विधियां। प्राथमिक समंकों को संकलित करने की मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। नंबर 2 अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। नंबर 3 स्थानीय स्रोत और संवाददाता द्वारा सूचना की प्राप्ति। नंबर 4 सूचकों द्वारा अनुसूचियां प्रश्नावली करना। नंबर 5 प्रकटकों द्वारा अनुसूचियां भरना। आप सब लोग जानते हैं हमारे देश में 10 साल के बाद जनगणना होती है और आपके यहाँ जो भारत सरकार का जनसंख्या विभाग है, जनसंख्या आयोग है, उसके द्वारा हर 10 साल पर देश की जनगणना की जाती है और आपके घर पर विभिन्न लोग जो जनगणना आंकड़े एकत्रित करने के लिए ड्यूटी लगाई जाती है वो आपके घर जनगणना करने आते हैं। इसी प्रकार आज आप देख रहे हैं कि 2021 में जनगणना का कार्य पूरा होना था, पर कोरोना की वजह से अभी तक हमारा जो मकान जनगणना का काम है वो भी अधूरा पड़ा है और इसके संबंध में भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन आई, उसी के अनुसार आपके यहाँ गांव में घर घर प्रकटकों द्वारा आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। उन आंकड़ों का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण करके उसको अंतिम रूप से जनसंख्या यानी पॉपुलेशन डिपार्टमेंट या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उसको प्रकाशित करता है और उनके द्वारा आपको अपने देश में जो भी आंकड़े हैं, स्रोत हैं और संसाधन हैं, उन सब के बारे में पता लगता है। तो इसमें सबसे पहले प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान।
इस रीत के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी योजना के अनुसार अनुसंधान क्षेत्र में जाकर विभिन्न सांख्यिकी इकाइयों में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके समंक या आंकड़े एकत्रित करता है। इस रीत का प्रयोग सर्वप्रथम लीप्ले और भारत में ऑर्थर एंड द्वारा किया गया। उपयुक्तता, ये विधि उस क्षेत्र के लिए उपयोगी है जिसका क्षेत्र सीमित है, जहां संबंधों की मौलिकता आवश्यक है, जहां संबंधों को गुप्त रखना है, जहां आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है, वहां पर इस रीत का प्रयोग किया जाता है। इसका दोष है, इस रीत के द्वारा एकत्रित समंक शुद्ध होते हैं, एकत्रित समंक अधिक विश्वसनीय होते हैं, समंकों में मौलिकता रहती है, यह रीति लोचदार है, अन्य सहायक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दोष है, इस रीत का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है, इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है, यह रीत अपव्ययी है, यानी इसमें धन अधिक खर्च होता है, इसलिए ये ज्यादा कारगर रीत नहीं है। अब है अप्रत्यक्ष या मौखिक अनुसंधान। इस रीत के अनुसार सूचकों के प्रत्यक्ष रूप से संबंध प्राप्त न करके उन व्यक्तियों में प्राप्त किए थे जिनका अप्रत्यक्ष संबंध होता है। उपयुक्तता, यह विधि अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिसमें अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक हो, प्रत्यक्ष सूचना देने वाले प्रत्यक्ष संपर्क संभव न हो, प्रत्यक्ष सूचना देने वाले अज्ञात के कारण सूचना देने में असमर्थ हों। गुण, यह रीत मितव्ययी है, इसमें धन, समय और परिश्रम कम खर्च होता है। विस्तृत क्षेत्र में यह रीत उपयोगी होती है, इसमें विशेषज्ञों की सहमति और सुझाव मिल जाते हैं, यह रीत सरल और सुविधाजनक है। इस रीत के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक जल्दी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसकी दोष है, इसमें शुद्धता की संभावना कम रहती है, प्राप्त होने वाली सूचना में त्रुटियां और अविश्वास की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार ये जो अनुसंधान की विधि है वो कुल मिला के कुछ दोषों के होते हुए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब है इन दोनों अनुसंधान की विधियों का तुलनात्मक अध्ययन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले लोगों में अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सूचना प्राप्त करता है। समस्या से अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक रूप से सूचना प्राप्त की जाती है। यह अधिक खर्चीली विधि है, इसमें अपेक्षाकृत कम व्यय होता है, अनुसंधान क्षेत्र का छोटा होने पर ही संभव है। यह विधि विस्तृत क्षेत्र के लिए अपनाई जाती है। इसी प्रकार से तीसरी विधि है स्थानीय स्रोतों और संबंधों द्वारा सूचना प्राप्ति। इस रीत के अनुसार अनुसंधानकर्ता अपनी संबंधित सामग्री एकत्रित करके स्थानीय व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो अपने ढंग से सूचना एकत्रित करते हैं और बाद में अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तथा बाजार भावों के संबंध में इस रीत का अपनाया जाता है। इसी संबंध में चौथी विधि है समंकों द्वारा अनुसूचियां प्रश्नावली बनाना। इस रीत से अनुसंधानकर्ता द्वारा एक प्रश्नावली या अनुसूची तैयार की जाती है और सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास भिजवा दी जाती है। इस प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र भी होता है जिसका उद्देश्य सूचना देने वाले व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात सूचना देने वाले व्यक्ति उस प्रश्नावली को उत्तर सहित अनुसंधान के पास भिजवा देते हैं। इसे डाक प्रश्नावली विधि भी कहते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से इन विधियों के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य विधि है जो टेलीफोन साक्षात्कार, इसके द्वारा भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीयक समंकों को किस प्रकार संकलन किया जाता है। द्वितीयक समंक से हमारा तात्पर्य उन समंकों से जिनका संकलन प्रकाशन पहले से ही अन्य व्यक्तियों द्वारा संस्था द्वारा किया जा चुका होता है और अनुसंधान केवल उनका प्रयोग करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी अन्य अनुसंधानकार द्वारा संकलित, विश्लेषित तथा प्रकाशित सामग्री द्वितीय समंक कहलाती है। द्वितीयक समंकों के मुख्य स्रोत हैं प्रकाशित स्रोत। नंबर 1 प्रकाशित स्रोत मुख्य रूप से सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन, अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन, व्यापारिक संस्थाओं और परिषदों के प्रकाशन, विश्वविद्यालय तथा शोध अनुसंधानकर्ता मुख्य रूप से NCERT या NCAR पत्र पत्रिकाओं द्वारा, बाजार द्वारा, व्यक्तिगत अनुसंधानकार द्वारा इन समंकों को संकलित किया था। अप्रकाशित स्रोत में सरकार, संस्थाएं एवं अनेक अनुभवी योग व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों के साथ ही सामग्री प्रयोग करते हैं जो अत्यधिक उपयोगी होती है, लेकिन किन्हीं कारण से प्रकाशन हो पाती है। अनुसंधानकर्ता इस सामग्री का द्वितीयक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से द्वितीयक आंकड़े का मुख्य रूप से इन संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किए। द्वितीयक आंकड़ों के दो महत्वपूर्ण स्रोत भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। नंबर 1 भारत की जनगणना। जनगणना एक का अभिप्राय एक निश्चित प्रदेश से एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में जनगणना
जनगणना की आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों का संकलन, संपादन, प्रकाशन करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। जनगणना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनगणना एक निश्चित समयांतराल पर की जाती है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है। देश में रहने वाले सभी नागरिकों को जनगणना में शामिल किया जाता है। जनगणना का संबंध एक स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होता है। संपूर्ण राष्ट्र में जनगणना एक साथ की जाती है। जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत सूचना एकत्र की जाती है। जनगणना समग्रों का प्रकाशन एवं प्रसारण किया जाता है। भारत एवं चीन में अगली जनगणना किन किन वर्षों में होगी? आप सब लोगों को मालूम है, हमारे यहाँ जनगणना सन 2021 में होगी, चीन में 2020 में होगी। इसी प्रकार से दूसरी विधि है राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन का स्थापना 1950 में हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आकार के लगातार दौरों का सर्वेक्षण करता है। सन 1970 में इसका पुनर्गठन किया और इसके कार्यों को एक सरकारी संगठन के अंतर्गत लाया गया, जैसे राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन का नाम दिया गया। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करना, औद्योगिक समूहों का संकलन करना, फसल पूर्वानुमान सर्वेक्षण करना, मूल्य संग्रहण करना, कृषि ग्रामीण श्रमिकों में सूचकांक की मूल्यों का संकलन, शहरी गैर कर्मचारियों का उपयोगिता मूल्य सूचकांक की रचना हेतु मूल्यों का संकलन। इस प्रकार से आपने आज के इस वीडियो के माध्यम से समझा कि हमारा द्वितीय चैप्टर है आंकड़ों का संग्रहण। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत। और उसके बाद आप लोगों ने समझा कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, कुल मिलाकर और इनको कैसे कलेक्ट या संकलन किया जाता है, इस बारे में आपने जानकारी हासिल की। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे और आप उसको नोटबुक पर नोट कर लेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।